मैं मुकेश कुमार 11th क्लास के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का अपनी इस यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं उसका नाम है हाइपर कंजुगेशन, जिसको अति संयुग्मन कहते हैं। बच्चों, ये मैं सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन पढ़ा रहा हूं। इसमें मैंने कहा था कि ये इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन 4 टाइप का है और वो 4 टाइप मैंने आपको बताए थे। फर्स्ट टाइप बताया इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरक प्रभाव। सेकंड टाइप इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। थर्ड टाइप रिजोनेंस, अनुनाद। और फोर्थ टाइप अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है हाइपर कंजुगेशन। तो बच्चों, इसको आप ध्यान से समझेंगे और इसका नोट्स तैयार करेंगे, इसलिए आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाओ मेरे साथ इस टॉपिक को समझने और पढ़ने के लिए। तो ठीक है बच्चों, टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। हेडिंग डालते हैं हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन जिसको बच्चों बोलते हैं अति संयुग्मन, जिसको बोलते हैं अति संयुग्मन। सबसे पहले बच्चों इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि अति संयुग्मन है क्या। बच्चों, अति संयुग्मन एक विशेष प्रकार का रिजोनेंस है, अनुनाद है। एक ऐसा अनुनाद है जो बिना बंध का होता है, बिना बंध का अनुनाद है ये। इट मीन्स ये नो बॉन्ड रिजोनेंस है, नो बॉन्ड रिजोनेंस है। अब बच्चों, अब ये अगर नो बॉन्ड रिजोनेंस है तो इसमें और जो रिजोनेंस मैंने आपको बताया था उसमें और इसमें बेसिकली डिफरेंस कहां आता है। ये तो बात अलग है कि इसमें बॉन्ड नहीं है, लेकिन डिफरेंस कहां आता है बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, जो इसका की पॉइंट है, वो ये है कि जब आपने रिजोनेंस पढ़ा था तो उसमें जो स्थानीकरण हो रहा था, जो डीलोकेलाइजेशन हो रहा था, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, जो मूवमेंट हो रहा था, उसमें पाई इलेक्ट्रॉन कर रहे थे। यानी कि वो पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन था, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग थी या लोन पेयर, इट मींस जो रिजोनेंस होता है उसमें पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर की ही शिफ्टिंग यानी कि स्थानीकरण यानी कि मूवमेंट होता है। ये बात आपने रिजोनेंस में पढ़ी। लेकिन जब बात बच्चों आती है हाइपर कंजुगेशन की, हाइपर मींस अति कंजुगेशन, अति कंजुगेशन मतलब अति संयुग्मन की बात आती है। हालांकि यहां पर मैंने कहा था कि रिजोनेंस के लिए कंजुगेशन आवश्यक है और उसमें मैंने आपको 3 टाइप के कंजुगेशन बताए थे। हाँ, ऐसे सारे स्टूडेंट जो मेरा ये डायरेक्ट टॉपिक यानी कि लेक्चर वीडियो देख रहे हैं, वो इससे पहले कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन के जो मेरे वीडियो अपलोड हैं, जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है और रिजोनेंस है। बच्चों, रिजोनेंस को जरूर देखें इसको देखने से पहले, क्योंकि जब तक आप रिजोनेंस नहीं जानेंगे आपको हाइपर कंजुगेशन समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप रिजोनेंस देखें, इसके बाद इसको देखें, तब ये आपको सही तरह से समझ में आएगा, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी। तो हाँ, जैसा कि रिजोनेंस में मैं आपको बता रहा हूं, वहां मैंने कहा था कि रिजोनेंस केवल वही कार्बनिक यौगिक या आयन प्रदर्शित करते हैं जिनके पास कॉन्जुगेशन होता है। और वो कॉन्जुगेशन मैंने आपको 3 टाइप का बताया था। कौन कौन सा कंजुगेशन था बच्चों? पाई, सिग्मा पॉजिटिव या वैकेंट पी ऑर्बिटल। एक बार इसको अगर आप समझ लेंगे, इसका बेसिक डिफरेंस समझ लेंगे, तो फिर आपको आसानी हो जाएगी। दूसरा बताया था बच्चों मैंने पाई, सिग्मा, निगेटिव और लोन पेयर। थर्ड टाइप का कंजुगेशन बच्चों मैंने आपको बताया था पाई, सिग्मा, पाई। ठीक। अब यहां बच्चों हाइपर कंजुगेशन मतलब अति संयुग्मन होता है।
ये तो बात इसकी जो इसका नाम है इससे आप समझ पा रहे हैं कि इसमें हाइपर कंजुगेशन है। लेकिन बच्चों यहां पर जो डीलोकेलाइजेशन होता है वो पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर का डीलोकेलाइजेशन नहीं होता है। यहां डीलोकेलाइजेशन होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का। किनका होता है बच्चों? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन होता है। और होता कहां पे है बच्चों? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन होता है कहां पर? वैकेंट पी ऑर्बिटल में। कहां होता है? वैकेंट पी ऑर्बिटल में, रिक्त पी ऑर्बिटल्स में। जिस कारण से बिना बंध वाली अनुनादी संरचनाएं प्राप्त होती हैं। हमें क्या मिलता है? नो बॉन्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जो अनुनादी संरचनाएं जो मिलती हैं इस कारण से, किस कारण से? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के वैकेंट पी ऑर्बिटल में डीलोकेलाइजेशन से, स्थानीकरण से, यानी कि शिफ्टिंग से जो हमें रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलती हैं उनको बिना बंध वाली अनुनादी संरचनाएं कहते हैं। तो यही रीजोने हाइपर कंजुगेशन का मेन फैक्ट है कि इसमें बिना बंध वाला, इसको बिना बंध वाला अनुनाद कहते हैं। और इसमें जो डीलोकेलाइजेशन होता है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का होता है। और कहां पर होता है? वैकेंट पी ऑर्बिटल, रिक्त पी ऑर्बिटल में होता है। और ये जो है बच्चों ऐसे कार्बनिक यौगिक या आयन शो करते हैं जिनके पास या जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। ये इसकी बहुत ही नेसेसरी कंडीशन है। बिना अल्फा हाइड्रोजन के कार्बनिक यौगिक या आयन हाइपर कंजुगेशन शो नहीं कर सकते। अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। तो बच्चों ये तो सारी बातें हो गई जिनसे मैंने ये क्लियर कराने की कोशिश की कि आप रिजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन में जो डिफरेंस है वो क्लियर समझ पाएं। अब बच्चों इसकी डेफिनेशन इसकी देखते हैं और इसके बाद हम नो बॉन्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चों डेफिनेशन में क्या आएगा? यह है बिना बंध मतलब नो बॉन्ड, बिना बंध का अनुनाद है। सबसे बड़ी बात तो यही कि यह बिना बंध का अनुनाद है जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन युग्म का रिक्त पी ऑर्बिटल में स्थानीकरण। अब अगर आपने अनुनाद वाला हमारा टॉपिक देखा है तो स्थानीकरण की मीनिंग आप एकदम से समझ पा रहे होंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डीलोकेलाइजेशन। सिग्मा इलेक्ट्रॉन युग्म का रिक्त पी ऑर्बिटल में स्थानीकरण होता है। तो बच्चों ये एक ऐसा अनुनाद है जो बिना बंध का है और इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन युग्म का रिक्त पी ऑर्बिटल में स्थानीकरण होता है, जिससे बिना बंध की अनुनादी संरचनाएं प्राप्त होती हैं। बिना बंध की अनुनादी संरचनाएं प्राप्त होती हैं। इससे सिग्मा पी ऑर्बिटल अनुनाद
भी कहते हैं। ये तो बच्चों इसका थ्योरेटिकल पोर्शन है, जिसे मैं आपको क्लियर कराने की कोशिश में हूं कि यह बिना बंध का अनुनाद है जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन युग्म का रिक्त p ऑर्बिटल में स्थानीकरण होता है, जिससे बिना बंध की अनुनादी संरचनाएं प्राप्त होती हैं। इसे सिग्मा p ऑर्बिटल अनुनाद भी कहते हैं। अब बच्चों सारे कार्बनिक यौगिक या आयन तो अतिसंयुग्मन प्रदर्शित करते नहीं हैं, तो कौन से कार्बनिक यौगिक या आयन अतिसंयुग्मन प्रदर्शित करेंगे, इस बात को समझ लेते हैं। बच्चों केवल वही कार्बनिक यौगिक या आयन अनुनाद क्या बच्चों? अतिसंयुग्मन प्रदर्शित करते हैं, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। अभी मैं बच्चों क्लियर बताऊंगा अल्फा हाइड्रोजन कैसे आप पता करेंगे। तो आपको यही ध्यान रखना है, केवल वही कार्बनिक यौगिक या आयन अतिसंयुग्मन प्रदर्शित करते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। मुख्यतः या प्राय आप कह सकते हो मुख्यतः निम्न यौगिक व आयन अतिसंयुग्मन प्रदर्शित करते हैं। तो कौन कौन से यौगिक या आयन अतिसंयुग्मन प्रदर्शित करते हैं उनको जान लेते हैं। सबसे पहले बच्चों कार्बोनियम आयन। तो बच्चों जो कार्बोनियम आयन होते हैं, हाँ ये कंडीशन लगी ही रहेगी कि अल्फा हाइड्रोजन उसमें होने चाहिए। तो कार्बोनियम आयन जिनको बच्चों कहते हैं कार्बोनियम आयन हो गए। तो दूसरे बच्चों हो गए एल्कीन। और तीसरे नंबर पे बच्चों आ जाता है मुक्त मूलक। ये सभी मैं आपको समझा चुका हूं और पढ़ा भी चुका हूं। तो ये बच्चों अतिसंयुग्मन का थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन था। अब हम अतिसंयुग्मन से बिना बंध की अनुनादी संरचनाएं कैसे बनाते हैं इसको समझेंगे। बच्चों स्थानीयकरण का मतलब होता है अनियंत्रित होके घूमना, यानी कि इधर उधर घूमना, शिफ्ट होना, आवारागर्दी करना। और यहाँ पर ये सब कौन करता है? ये सब करता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन युग्म। तो बच्चों अब इसको आप नोट कर लो या इसका ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। साफ करते हैं बच्चों इसको। अब बच्चों 1 बाय 1 हम कार्बोनियम आयन, एल्कीन और मुक्त मूलक की नो बॉन्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं और इनको आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकैटायन भी कह सकते हो आप इसको, और कार्बोनियम आयन भी कह सकते हो। दोनों बातें सही है। तो बच्चों अब हम यहाँ एक कार्बोनियम आयन ले रहे हैं। चलो बच्चों कुछ कार्बोनियम आयन, वैसे भी कार्बोनियम आयन मैं आपको बता चुका हूँ, और जो बच्चे फर्स्ट टाइम हमारा लेक्चर वीडियो देख रहे हैं वो कार्बोनियम आयन वाला लेक्चर वीडियो जरूर देख लें।
तो देखिए बच्चों, जैसे कि हम लिखते हैं CH3+, तो ये क्या होता है बच्चों, मीथिल कार्बोनियम आयन। इसका नाम क्या है बच्चों? हालांकि नाम का यहाँ कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, किसका क्या नाम है, हमें तो इस बात की पड़ताल करनी है कि क्या ये हाइपर कंजुगेशन शो करेगा या नहीं। दूसरा हम ले लेते हैं CH2+ कर देते हैं। तीसरा हम ले रहे हैं CH3, चौथा हम ले रहे हैं CH3C, इस पे प्लस कर देते हैं, CH3। अब ठीक बच्चों, इसमें 1 बाय 1 हम पड़ताल करते हैं क्या इनमें हाइपर कंजुगेशन होगा या नहीं होगा। बच्चों जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि हाइपर कंजुगेशन में अल्फा हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है यौगिक या आयन के अंदर। अब बच्चों यहाँ ये पता करते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन हम कैसे ढूंढें। तो अल्फा हाइड्रोजन बच्चों जिस कार्बन पर प्लस होता है, यानी जिस कार्बन पे प्लस चार्ज होता है, यानी कि C+ कार्बन से जुड़े हुए कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन्स को हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये जो CH3+ मैंने लिखा हुआ है, इसका नाम हटा देते हैं, इसका कोई रोल यहाँ पर नहीं है। CH3+ जो मैंने लिखा हुआ है, यहाँ C+ कार्बन से जुड़े हुए, C+ कार्बन से जुड़ा हुआ कोई भी कार्बन नहीं है। इट मीन्स यहाँ कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। देखिए बच्चों, जो अल्फा कार्बन होगा उसी कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। चाहे तो यहाँ पर आप लिख लें C+ कार्बन से या C+ से सीधे जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, और इससे जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक बच्चों, अब यहाँ देखो, यहाँ C+ से जुड़ा हुआ कोई कार्बन है ही नहीं, यानी कि जब अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। अब इसको देखते हैं, इसको जब आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि C+ से जुड़ा हुआ एक कार्बन है ये वाला, तो यही कार्बन हो जाएगा अल्फा कार्बन, और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन कितने हैं? 3, यानी कि यहाँ अल्फा हाइड्रोजन का नंबर आ गया 3। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ C+ से जुड़े हुए कार्बन कौन है? एक कार्बन ये C+ से जुड़ा है, एक ये जुड़ा हुआ है, यानी कि एक अल्फा कार्बन ये है और एक अल्फा कार्बन ये है। इस अल्फा कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, इस अल्फा कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन यहाँ हो गए 6। अब यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ C+ से जुड़े हुए 3 कार्बन है, 1 2 3, तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन देखो 1 2 3, और इनसे जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या होते हैं बच्चों? अल्फा हाइड्रोजन। तो काउंट करो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं? 3 3 6 6 3 9, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन आ गए बच्चों 9 अल्फा हाइड्रोजन आ गए। ठीक है, तो ऐसे आप काउंट कर सकते हो कि किस कार्बोनियम आयन में अल्फा हाइड्रोजन है और किस कार्बोनियम आयन में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करेगा, यानी कि CH3+ हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करेगा। ठीक है, ये तो आप ऐसे आइडेंटिटी इसकी कर सकते हैं। अब हाइपर कंजुगेशन देखते हैं किस तरह से इसमें हाइपर कंजुगेशन है। बच्चों हम यहाँ पर जो केस ले रहे हैं वो केस क्या है? वो केस बच्चों क्या है, इसको ऐसे चलो बंद कर देते हैं। वो केस ये है CH3, यानी कि इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। फिर है सिंगल बॉन्ड,
और फिर है कार्बन, और इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े हैं 2, ये 2 मैंने हाइड्रोजन जोड़ दिए और इसके ऊपर चार्ज है प्लस। तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड है, 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 ये सिग्मा बॉन्ड है। अब अगर हमें इस आयन की ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनानी हो तो कैसे बनाएंगे? अब बच्चों ध्यान से समझो, यहाँ पर ये जो कार्बन है, अब आप देख भी सकते हो इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है। इसका मतलब इस कार्बन के पास या इस कार्बन पर संकरण कौन सा है? sp3। इस कार्बन को देखो, इसके पास कितने सिग्मा है? 1 2 3 सिग्मा पर संकरण कौन सा होता है? sp2। बच्चों संकरण वाला भी लेक्चर वीडियो अपलोड है चैनल पर, आप केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में जाएंगे, वहाँ हाइब्रिडाइजेशन आपको पता चल जाएगा और कैसे हाइब्रिडाइजेशन हम ज्ञात करते हैं ये भी वहाँ पर ट्रिक दी हुई है। तो बच्चों अब देखो, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, यानी कि यहाँ पर ये एक sp3 ऑर्बिटल है, एक sp3 ऑर्बिटल ये है, एक sp3 ऑर्बिटल ये है। इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा है, इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा है, इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा है। ये कैसी है बच्चों? ध्यान से समझोगे तो आपको ये बिल्कुल से हलवा लगने लगेगी। क्या? हाइपर कंजुगेशन। तो ये और एक बच्चों इसकी sp3 संकर ऑर्बिटल ये है। तो इस तरह से आपने देखा कि इसके पास sp3 संकर ऑर्बिटलें कितनी हैं बच्चों? कितनी हैं? 4 हैं। अब यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। कौन सा बच्चों अध्यापन यहाँ हो रहा है? यहाँ पर अध्यापन हो रहा है अक्षीय। अब जैसे इलेक्ट्रॉन इसके दिखाएं तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, और इसके पास भी 2 हैं, इसके पास भी 2 हैं। अब इसके बगल में एक दूसरा कार्बन लगा हुआ है और ये sp2 संकरित है, यानी कि sp2 संकरण में 3 ऑर्बिटलें आएंगी, संकर ऑर्बिटलें जो sp2 संकरित होंगी। यानी कि ये कार्बन अगर यहाँ बनाई तो इसकी एक sp2 ऑर्बिटल ये आ गई और एक sp2 ऑर्बिटल ये आ गई और एक sp2 ऑर्बिटल ये आ गई। बच्चों कार्बन के पास कितनी p ऑर्बिटलें थी? 3 थी। कौन? px, py और pz। इससे कोई 2 p ऑर्बिटलें मिली और उन्होंने s ऑर्बिटल के साथ मिल करके कौन सा संकरण किया? sp2। अब sp2 संकर ऑर्बिटलों की संख्या हो गई 3। कितनी हो गई? 3। एक sp2 ये हो गई, एक बच्चों sp2 ये हो गई और एक sp2 ये हो गई, और तीसरी ऑर्बिटल वो तो उसने तो संकरण में भाग लिया ही नहीं और ये रह गई बच्चों रिक्त। ये कौन सी ऑर्बिटल है? p ऑर्बिटल। ऊपर इसका एक लूप और एक लूप नीचे, ठीक है? एक लूप ऊपर और चाहो तो एक साथ मिला दो और एक लूप नीचे। आपको क्या है समझना है इसका कॉन्सेप्ट, ठीक? अब यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बना है, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसको हटा देते हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। ये सारी कसरत हो रही है, आपको किसी तरह से ये समझ में आ जाए। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं। कैसे? जोड़े में। तो ये है इस आयन की ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। और ये रिक्त ऑर्बिटल है बच्चों, वैकेंट ऑर्बिटल है, यानी कि वैकेंट p ऑर्बिटल है। ये वैकेंट p ऑर्बिटल है। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन युग्म है बच्चों? ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर है, यानी कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन युग्म है, क्योंकि इससे ये जो बॉन्ड बन रहा है ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा। ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड। अब बच्चों ध्यान से देखिए, ये तो रिक्त ऑर्बिटल है
और ये क्या है बच्चों, ये भरी हुई ऑर्बिटल है, इसके पास 2 ऑर्बिटल हैं। ये बच्चों भरी हुई ऑर्बिटल है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अब बच्चों यहाँ होगा क्या, यहाँ टेंडेंसी ये होगी कि ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर है इसका स्थानीकरण किस में होगा, इसकी शिफ्टिंग किस में होगी, वैकेंट p ऑर्बिटल में, वैकेंट p ऑर्बिटल में, यानी कि रिक्त p ऑर्बिटल में। इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन भी किस में जाना चाहेंगे, इस रिक्त p ऑर्बिटल में, रिक्त p ऑर्बिटल में, ठीक है, जाना चाहेंगे। तो बच्चों आपने देखा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये किस तरह से डिस्पर्स्ड हो रहे हैं, किसमें, रिक्त p ऑर्बिटल में। तो इसी को बच्चों कहते हैं अति संयुग्मन, यहाँ अति हो रही है संयुग्मन की। तो अब बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद इसकी हम नो बॉन्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये तो आपको एक कॉन्सेप्ट था जो मैंने क्लियर किया कि कैसे आप इस चीज को समझ पाएं कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन युग्म कहाँ है और रिक्त p ऑर्बिटल कहाँ है। चलिए बच्चों इसको नोट करिए। तो ठीक है बच्चों, अब बिना बंद वाली और नदी संरचनाएं बना के आपको दिखाते हैं। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल जो ले रहा था वो ये था, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। बच्चों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस कार्बन से इस तरह से 3 हाइड्रोजन हम जोड़ दें और यहाँ सिंगल बॉन्ड लगा दें, इस पे पॉजिटिव चार्ज और 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, इस तरह से बच्चों इसको हम लिख सकते हैं। तो अब बच्चों यहाँ पर ये जो कार्बन है इसको क्या चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन इसको कहाँ से मिल सकते हैं, यहाँ से मिल सकते हैं। ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों की। ये बच्चों ये सारे बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड हैं, सारे बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड हैं जिसमें कितने कितने 2-2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अब ये क्या चाह रहा है, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन चाह रहा है, तो ये बॉन्ड टूटेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इस कार्बन के पास, या ऐसे कह लो कि यहाँ उतर आएंगे। तो देखो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन सिग्मा के हैं, यानी कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन युग्म क्या हो रहा है, अस्थानीकृत हो रहा है। ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन युग्म जो है ये इन कहाँ आ जाएगा, उतर के यहाँ आ जाएगा इन दोनों कार्बन परमाणुओं के बीच में, जिससे इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। चूंकि इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन युग्म में, उसमें एक तो कार्बन का स्वयं का था, एक एक्स्ट्रा आएगा, वो इस कार्बन को मिल जाएगा और ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे। अब बच्चों यहाँ आगे क्या होगा समझो इसको, यहाँ C और दूसरा C, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन ये है। अब ये हाइड्रोजन बच्चों अब इसके साथ इसका किसी से कोई बॉन्ड नहीं रहेगा और एक हाइड्रोजन हम यहाँ जोड़ेंगे। तो बच्चों ये जो हाइड्रोजन है ये नो बॉन्ड, कोई बॉन्ड नहीं बना रहा है, तो ये बिना बंध की अनुनादी संरचना है। दूसरी बात यहाँ पर आ जाएगा बच्चों डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब आगे बच्चों देखो यही बात अब इसके साथ हो सकती है, यही बात इसके साथ हो सकती है, यानी कि हम इसको ऐसे दर्शा सकते हैं H प्लस और H और यहाँ डबल बॉन्ड C, एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे। तीसरी बार क्या हो सकता है बच्चों, एक H यहाँ, एक H यहाँ और एक H, ये H प्लस, फिर डबल बॉन्ड, फिर C, एक H यहाँ, एक H यहाँ, 1 2 एंड 3। अब इन सबको बच्चों डबल हेडेड एरो से जोड़ देंगे, ठीक। तो बच्चों यहां से एक बात ये निकल के आती है कि नंबर ऑफ नॉन बॉन्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी नॉन बॉन्ड या नॉन बॉन्डिंग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। अब बच्चों अगला एग्जाम्पल यहाँ देख दिखाते हैं आपको। हम लेते हैं हाइपर कंजुगेशन इन
एल्कीन, हाइपर कंजुगेशन इन एल्कीन। देखते हैं बच्चों, तो बच्चों ये एक एल्कीन है, हमें ये पता करना है क्या ये हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। बच्चों डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन्स को हम अल्फा कार्बन कहते हैं और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 3, यानी कि हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। क्या शो करेगा? हाइपर कंजुगेशन इसमें होगा। अब बच्चों इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। 1 2 3। अब यहाँ क्या होगा बच्चों, ये पाई बॉन्ड है, सबसे पहले ये टूटेगा। ये जब टूटेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर हो जाएंगे। इस पर ट्रांसफर होने से क्या होगा, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए इन तीनों बॉन्डों में से कोई एक बॉन्ड पहले टूटेगा, ठीक है। या तो ये बॉन्ड टूटे, या ये बॉन्ड टूटे, या तो ये बॉन्ड टूटे। ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं। तो बच्चों ये बॉन्ड टूटा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन उतर आएंगे इन दोनों के बीच में। तो एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन स्वयं का है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिल जाएगा जिस पर यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और यहाँ दोनों के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ बच्चों अब आ जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ हो गया सिंगल बॉन्ड, और इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है बच्चों। अब अगली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? अगली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये बॉन्ड बना रहे और ये बॉन्ड हट जाए, यहाँ H+ आ जाए और ये बॉन्ड बना रहे। तो डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, और इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज। एक पॉसिबिलिटी बच्चों और हो जाएगी, वो मैं नीचे बना दे रहा हूँ। C, ये दोनों बॉन्ड बने रहें H और यहाँ हो जाए H+, और यहाँ डबल बॉन्ड CH और ये क्या हो जाए CH2-। तो बच्चों इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनी, इनको ऐसे बना के देखते हैं। सारी नॉन बॉन्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को डबल हेडेड एरो से कनेक्ट कर देंगे। कितनी बनी बच्चों? अगर हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो नॉन बॉन्ड रिजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर हैं जिसमें कोई बॉन्ड नहीं बनना है वो 3 हैं। 1 2 3। बच्चों हमें वही रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर काउंट करनी है जिसमें बिना बॉन्ड वाली हों, जो बिना बॉन्ड वाली हों। तो बिना बॉन्ड वाली ये हैं बच्चों। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर H+ और यहाँ पर H+ के बीच में, H+ और कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है। तो बच्चों इसका जो H+ है वो कहीं नहीं जाता है, बल्कि इलेक्ट्रॉन घनत्व के कारण इसके आसपास ही बना रहता है। किसके आसपास? कार्बन के आसपास। इलेक्ट्रॉन घनत्व तो यहाँ इसलिए ज्यादा होता है इस कार्बन के पास में, चूंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड बना है और ये 2 सिंगल बॉन्ड हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो H+ अलग हट जाता है, लेकिन ये कार्बन के आसपास ही घूमता रहता है। तो इस तरह से बच्चों हमने हाइपर कंजुगेशन इन एल्कीन आपको समझाया। इसे आप नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, साफ करते हैं इसको। तो H+ जो होता है वो कहीं जाता नहीं है, बल्कि कार्बन के आसपास ही घूमता रहता है। किस कारण से? उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व के कारण, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण। अब बच्चों थोड़ा और इसको समझते हैं, डीप में थोड़ा और इसके जाते हैं। अब मैं आपके सामने रख रहा हूं C डबल बॉन्ड, और यहां सिंगल बॉन्ड लगा देता हूं, एक सिंगल बॉन्ड, यहां H लगा देता हूं, यहाँ जोड़ दिया मैंने CH3 को, यहाँ जोड़ दिया है मैंने CH3 को। ठीक, तो अब बताओ क्या ये एल्कीन जो है, ये एल्कीन हाइपर कंजुगेशन शो करेगा? ध्यान से बताओ बच्चों। मैंने ये कहा कि यहाँ पर जो अल्फा कार्बन आपको पता करना है, वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन होगा। यानी कि एल्कीन में डबल बॉन्ड वाले कार्बन से
सीधे जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं और अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजनों की अगर बात करें तो देखो अल्फा हाइड्रोजन, देखो यहाँ अल्फा कार्बन कौन है, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, इससे जुड़े हुए कार्बन ये दोनों हैं। तो ये दोनों हो गए अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा हो गया, ये भी अल्फा हो गया। इससे हाइड्रोजन 3 जुड़े हैं, इससे हाइड्रोजन 3 जुड़े हैं, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे 6। बच्चों यहाँ अल्फा हाइड्रोजनों की संख्या अच्छा है, इसका मतलब ये हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। और बिना बंध वाली जो अनुनादी संरचनाएं होती हैं वो अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के बराबर होती हैं, यानी कि बिना बंध वाली अनुनादी संरचनाओं की संख्या बराबर होती है अल्फा हाइड्रोजन की संख्या के। जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी बिना बंध वाली अनुनादी संरचनाएं होंगी। अब बच्चों आते हैं नंबर 3 पर, मुक्त मूलक पर आते हैं। तो यहाँ पर एक मुक्त मूलक हम ले रहे हैं। वैसे ये भी तो मुक्त मूलक है, ये मेथिल मुक्त मूलक है। ये एथिल मुक्त मूलक है। मुक्त मूलक में विषम इलेक्ट्रॉन होता है। जो बच्चे ना पढ़े हों इस चैप्टर को, मुक्त मूलक को अभी तक ना पढ़ा हो, वो इसी चैनल पर लेक्चर वीडियो पढ़ा है, उससे आप पढ़ सकते हैं इसको। तो ये भी बच्चों मुक्त मूलक है। तो इसमें मेन पहचान है, ये डॉट रख रहे हैं, ये विषम इलेक्ट्रॉन हम रख रहे हैं। तो इसमें देखिए बच्चों सी डॉट यानी कार्बन और विषम इलेक्ट्रॉन वाला कार्बन जिसको सी डॉट कहते हैं से सीधे जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं और अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन मेनली आपको पहचान करना होता है। देखिए बच्चों यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है 0, यानी कि यहाँ हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। ठीक, यहाँ अल्फा हाइड्रोजनों की संख्या हो गई 3, हाइपर कंजुगेशन होगा। और यहाँ अल्फा हाइड्रोजनों की संख्या कितनी, 3 3 6 6 3 9, हाइपर कंजुगेशन हो। ठीक, अब कोई एक एग्जाम्पल यही वाला ले रहे हैं। सी, इससे हाइड्रोजन जुड़े हैं 3, 1 2 3। एक इसमें ये कार्बन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और ये है CH2। तो इसमें क्या होगा बच्चों, ये जो हाइड्रोजन है ये टूटेगा। ठीक, इसका एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इस कार्बन के पास, तो ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर के बॉन्ड बना लेंगे और हाइड्रोजन ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हटेगा, पूरी तरह से अलग नहीं हटेगा, पास में ही बना रहेगा। यानी कि हमारे पास जो कंडीशन आएगी, ये हाइड्रोजन ये विषम इलेक्ट्रॉन लेकर के पास में ही रहेगा और यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड। तो एक तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये आ गई जिसमें बंध नहीं बना हुआ है, यही यहाँ पे हो सकता है, यही यहाँ पे हो सकता है। टोटल 3 पॉसिबिलिटीज हैं, यानी कि 3 इसकी बिना बंध वाली अनुनादी संरचनाएं बनेंगी। ठीक, और यहाँ आ जाएगा CH2। एक पॉसिबिलिटी और है,
ठीक, तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 1। नन बॉन्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनी? 3। और यही इस ट्रिक से भी आ रही हैं कि बिना बंध वाली अनादि संरचनाओं की संख्या बराबर अल्फा हाइड्रोजनों की संख्या। इन सबको डबल हेडेड एरो से हम कनेक्ट कर देंगे, डबल हेडेड एरो से कनेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से बच्चों आप मुक्त मूलक या कार्बोनियम आयन या एल्कीन में कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं ये आप पता कर लेंगे, और अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो वहां पर हाइपर कंजुगेशन होता है। अब बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट बात इसमें अभी रह जाती है कि किसी भी अणु या आयन का जो स्थायित्व होता है वो अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे अणु का स्थायित्व भी उतना अधिक होगा। इस बात को हम यहाँ लिख लेंगे नोट में, किसी अणु या आयन का स्थायित्व बराबर अल्फा स्थायित्व अनुक्रमानुपाती या ऐसे लिख दो, अनुक्रमानुपाती अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होंगे उतना ज्यादा अणु स्थायी होगा। तो बच्चों ये तो हाइपर कंजुगेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट था जिसको मैंने कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की। आप इसको और ध्यान से पढ़ेंगे, हमारे लेक्चर वीडियो को ध्यान से देखेंगे, एक बार नहीं समझ में आए दूसरी बार आप देखें, और इसमें जो चीज़ें यूज हो रही हैं उनकी भी जानकारी हासिल करेंगे, जिससे कि आपको अति संयुग्मन अच्छे से आ जाए। और ये जो नॉन बॉन्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने बनाई हैं इनको अपने आप से बना करके प्रैक्टिस करेंगे। और ऐसे सारे स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम हमारे लेक्चर वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर लेक्चर वीडियो पसंद आ गया हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में उसको शेयर ज़रूर कर दें, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों की केमिस्ट्री इम्प्रूव हो, और यही इस चैनल का बच्चों ऑब्जेक्ट है।